सीआई नेशनल कमेटी के चेयरमैन मिस्टर विनायक भाई, मेरे मित्र श्री जगदीश कदम वाइस चेयरमैन, श्री चंद्रजीत बैनर्जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों। अभी चंद्रजीत जी ने कहा कि मैं नए नए आइडिया देता हूं। नए आइडिया देना पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी बात होती है। नए आइडिया लोग बड़े अच्छे से सुनते भी हैं और होड़ भी देते हैं, पर सपने दिखाए जाते हैं, लोग सपने दिखते भी हैं, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होते तो जनता उन नेताओं की पिटाई भी कर देती है। तो इसलिए आइडिया को इम्प्लीमेंट करना ये उतना ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये टारगेट रखा है कि 2027 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है। और मैं ये मानता हूं कि अगर ये ठीक प्रकार से डेवलप होगा तो हमारी इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और गरीबी दूर होगी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आप जितना काम करोगे उतनी संभावना है। कभी कभी मुझे इस बात का दुख होता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, पर काम करने वालों की कमी है। केवल कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं, हमारे यहाँ भी जो एक काम करने के लिए उत्साह चाहिए, अभी 15 लाख करोड़ हमारे पास पड़े हैं। क्योंकि हम मॉनिटाइज कर पैसे मिल जाए तो क्या बैंक में डिपॉजिट रखे उसको? पैसे खर्चा करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे तो नेचुरली उसके परिणाम मिलेंगे। तो आज बड़े प्रमाण पर संभावना है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, कैपिटल मार्केट में अच्छी क्रेडिबिलिटी है। हम जब गए हमारे इनविट मॉडल में तो 7 दिन का टाइम था, तो पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो पैसे की कभी कोई कमी नहीं है। पर एक बात जरूरी है कि ये करने के लिए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे अप्रोच में 3 इंपॉर्टेंट पीज है। पहले लोग, पीपल, कि लोगों के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, और इसलिए जमीन के ऊपर सोचकर पॉलिसी बननी चाहिए। अभी हमने 670 रोड साइड एमिनिटीज बनाई। बहुत देरी से मुझे ध्यान में आया, फिर मैंने समझा कि ये पैसा कमाने का साधन नहीं है। रोड साइड एमिनिटीज जो है, रोड पर चलने वाले लोगों को फैसिलिटी देने की बात है। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग शुरू किया तो 22 रुपए यूनिट अगर इलेक्ट्रिक चार्जिंग का रेट ले जाएंगे तो कौन इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वाला, और कौन इनको समझाए बाबुओं को कि ये कैसे गलत बना रहे। तो प्रॉब्लम पूरी इंटीग्रेटेड अप्रोच में रोड के बारे में लोगों को खुशी कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, और इसलिए परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। मुझे परसों मौका ये मिला कि मैं नागपुर से बैतूल एक फॉरेस्ट में गया था। तो बैतूल से इटारसी के बीच में एक 8 किलोमीटर 6-7 साल से रास्ता फॉरेस्ट के कारण बंद पड़ा हुआ है, और रास्ते की क्वालिटी भी बैतूल के आगे ठीक नहीं थी। जब मैंने पीडी को और आरओ को बुलाया, आए मिलने के लिए, तो मैंने कहा आपको दिखती नहीं कि ये क्वालिटी कैसी है? बोले हाँ साहब, अच्छी नहीं है। बोला क्यों? महीने में हफ्ता मिल रहा है क्या तुमको कॉन्ट्रैक्टर से? तुम क्यों ये ठीक नहीं किया? यानी आज मैं जब शुरुआत कर रहा हूं कि जो 10 इयर्स डिफेक्ट लायबिलिटी है, तो अभी मुझे पता चला कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के पीछे लगने के बजाय अधिकारी के पीछे लगूं। कि जब डिफेक्ट लायबिलिटी है तो कितने लोग रिपेयर कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ रिपेयर करने के नाम पर बस कागज में तो एंट्री हो जाती है, होता कि नहीं होता, दिखता नहीं क्वालिटी अच्छी। तो पहली बात तो रोड ही अच्छा बने, और बनने के बाद जब आपने टेंडर भरा है तो डिफेक्ट लायबिलिटी 10 साल की साइन की है कॉन्ट्रैक्ट, तो 10 साल अच्छा रखना आपकी भी जिम्मेदारी है,
और हमारे अधिकारियों को भी देखने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, अब मैंने उनको कल आकर फिर कहा, सेक्रेटरी को अभी मैंने आज तो रिटर्न दिया है, कि सोशल मीडिया पर जिस रोड के लिए साल भर लोग लिख रहे हैं और एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो पीडी और आरओ वाइज उसका वर्गीकरण करो और एक साल में उसके साथ कितने हुए वो देखो और उसके परफॉर्मेंस का ऑडिट इसके आधार पर रेटिंग करो कि इसने कैसा काम किया है। मत करो प्रमोशन उसको बोल दो तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में किए हुए काम का परफॉर्मेंस ऑडिट, ये अच्छे रोड बनाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये लोगों के लिए हम बना रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रॉस्पेरिटी, सेकंड पी, क्योंकि इससे विकास होगा। जो बात मैं अक्सर बहुत बार कहता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड, और प्रॉस्पेरिटी आती है। छोटा सा उदाहरण है आपका, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, ये रोड हमारा नहीं था, हमारे गले में लटका। UR2 DDA का था, हमारे गले में लटका। और ये रोड बनाते समय मुझे जब बोला कि भाई 25-30 किलोमीटर का रोड है, मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा, तो मुझे लगा, मैंने मन में बैठते हुए कि 10 करोड़ भी पकड़ो तो 200 करोड़ हो गए, 200-250 करोड़ का हो जाएगा। और जब वो रोड का पहला प्लानिंग आया तो 3-4 हजार करोड़ का। तो मैंने पूछा, मलिक साहब थे हमारे सेक्रेटरी, मैंने साहब इसका पीसीयूज कितना है? तो जब उन्होंने कहा कि ये तो 1.5 लाख पीसीयूज जाएगा, मतलब आपने प्लानिंग किसके लिए किया है? मैं बोला हमने तो 30-40 हजार का किया। बोला ऐसे कैसे होगा? अगर ये रोड बनने के बाद फिर कंजेशन होगा तो ये बनाने से मतलब क्या है? आप इंटरनेशनल कंसल्टेंट को अपॉइंट करो और मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है। उस समय मेरे मन में वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं होता कि एक पिलर पर 4 लेन रोड की बना, नहीं तो मैं जरूर करता, पर उस समय मैंने कहा ये नहीं, इसको करो। और वो अभी कुछ जगह पर 4 लेन हुई इसमें। अब रोड अच्छा बना तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के आजू बाजू में और UR2 में भी शुरू हो गया पानीपत तक। अब दोनों, अभी केवल द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में जो रियल इस्टेट वाले थे वो कम से कम डेवलपमेंट 5 से 7 लाख करोड़ की रियल इस्टेट की डेवलपमेंट हुई। और मुझे याद है कि मुझे हवाई जहाज में एक मिला, तो बिजनेस क्लास में मैं बैठा था, मेरे पीछे बैठे थे, वो कह रहे थे साहब आपने मेरा जीवन बदल दिया, एकदम पैर छूने लगे। मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मैं तो एनसीएलटी में गया था। बोले मेरे पास 60 एकड़ जमीन थी, आधी बिल्डिंगें खड़ी की थी, रोड ही नहीं था और मैं डूब गया था। आपने रोड क्या बना दिया साहब? बोले आज 5,000 करोड़ का आदमी बनाओ आपके कारण, इसलिए पैर छू रहा हूं, फुकट में नहीं छू रहा। अब इन्हें 1 करोड़ बनने के बाद कितनी बिल्डिंगें बनी, कितने लग्जरी फ्लैट बने, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, कितना रोजगार क्रिएट हुआ, जीएसटी कितना राज्य सरकार को, भारत सरकार को मिला, इकोनॉमी में कितना उसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, आप देखिए। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब 1 रुपया खर्चा होता है तो 3 रुपया इकोनॉमी में उसका फायदा होता है। तो पहली बात तो ये प्रॉस्पेरिटी रोड से आएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सब की कमिटमेंट है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें तीसरा पी है प्लैनेट। और प्लैनेट में मैं चंद्रजीत बैनर्जी को रिक्वेस्ट करूंगा, आपका भी सपोर्ट चाहिए। अभी मैं आपको दिल्ली में एयर पोल्यूशन की समस्या समझाना कोई जरूरत नहीं, आप ही भुगत भोगी है। मैं आज सुबह आया हूं, रोज देखता हूं कि कब जा सकता हूं। कोई 2-3 मीटिंगें होती क्या कैंसिल कि मैं निकल जाऊं। आए से 2 दिन में जंगल में था, तो जैसे रसगुल्ले खा रहा हूं वैसी हवा ले रहे थे। फिर मुंबई में था तो हालत वही खराब थी। अब दिल्ली आया तो और ज्यादा खराब थी, जैसे हवाई जहाज से उतर। हमारी जिंदगी कम हो रही है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को कम करें? हम जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं कि लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या हम अच्छी शुद्ध हवा लोगों को मिले, अच्छे रोड मिले, कहीं ना कहीं इसका संबंध हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स से है।
और ये जो है ये बढ़ाने के सिवा देश की प्रगति नहीं हो सकती। तो इसलिए प्लैनेट में टिकाऊ, शाश्वत और पर्यावरण पूरक विकास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपना हमारे यहाँ NHI पे हमारे यहाँ भी पॉलिसी होती है। हमारे यहाँ NHI में कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि तू पेड़ लगा। अब हमारे अधिकारियों को वो कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती, उसके पीछे कोई बड़ा दृष्टिकोण नहीं है। अपने को कोई ना बोले, डाल दो, हुए नहीं हुए वो होगा, कॉन्ट्रैक्टर देखेगा। तो पेड़ लगाना कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी। तो मैंने एक बार हमारे सेक्रेटरी को मजाक में पूछा कि तुम्हारे यहाँ जो शेफ है उसके बजाय हेयर कटिंग सैलून वालों को क्यों नहीं बढ़ा देते आप किचन में, लगा दो ना उसको काम। अब ये कॉन्ट्रैक्टर जो है जो सीमेंट कंक्रीट का काम करेगा, ये पेड़ क्या लगाएगा, ट्रांसप्लांटेशन क्या करेगा? ये 3 साल मेरे इसमें खराब हुए कि ये अलग निकालो वहां से, क्योंकि हर आदमी की पैशन होती है। और इसलिए अभी मैं जो अगर इसका ऑडिट करूंगा तो एक भी कॉन्ट्रैक्टर पास नहीं हुआ। पैसे ले लिए सबने, पेड़ लगाने के पैसे कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में आ गए। फिर पेड़ जिंदे है 10 साल कितने हुए, कौन सी स्पेसीज लगी, कुछ लोग करते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है वो करते हैं। अभी मैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट था तो मैंने इंटरेस्ट लिया। अभी 80,000 ट्री ट्रांसप्लांट हुई है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में, 8,500 ट्री ट्रांसप्लांट हुई है। अब ट्रांसप्लांटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं ट्री नहीं काटेंगे, ये बचाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 इंपॉर्टेंट फीज है, इसमें टिकाऊ, शाश्वत और पर्यावरण पूरक विकास, इसमें रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत सीरियसली हम सब लोगों ने उसको स्वीकार करना चाहिए। मेरी भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट की भी है, कॉन्ट्रैक्टर की भी है। अब हमारी दुर्दशा की कहानी शुरू करने वाला पहला हीरो है जो DPR बनाता है। अभी वो थोड़ी पॉलिसी बदल गई। उन महानुभावों को तो मेरे सामने आते ही नहीं कोई आजकल, उनको मालूम है दिखे तो ये गालियां ठोक देंगे। वो DPR बनाने वाले घर में टेक्नोलॉजी है ना, गूगल पे बैठ के घर में बनाते DPR। किसी के घर पे रोड चला जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर हमारे डिपार्टमेंट में आता है, वो बोलता है कि ये COS दो, ये करो, वो बदलो। एक साल वो देते नहीं, कैसे COS मिलाना, EOT मिलाना इनको पता है, तो झटके मारने के लिए लगाते हैं। और फिर इसके कारण फिर पहले ही गलत बनाया DPR के कारण, फिर वो विशियस सर्कल शुरू होता है। मुझे लगता है अभी हमने DPR में काफी चेंजेस किए। लोएस्ट जो होगा उसको DPR बनाए ऐसा नहीं, अभी वो पॉलिसी बदल गई तो अच्छे DPR बनेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स के मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ओनरशिप जो है, ये जो बात है कि चल जाता है, चल जाएगा, जम जाएगा, चिंता मत करो, ये अप्रोच छोड़ दीजिए। अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे तो साइनेज कैसे है? जब हमारे अलका उपाध्याय सेक्रेटरी थी तो मैंने यूरोपियन कंट्रीज में साइनेज कैसे लगाते लाए, अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ है। उसका साइज कितना होना चाहिए, रोड में मार्किंग कैसे होनी चाहिए, अभी छोटी सी बात है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर रोड के बीच में वो बैरियर बनाते हैं। तो अब सब तो इंजीनियर है, सभी IIT में पास हुए हमारे अधिकारी, विद्वान है, मेरिट है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैं उनको पूछता हूँ, तुमको ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश के नागरिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक को वरदान है, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है, महिला और पुरुष दोनों। ऐसे कूदते उसके ऊपर सामने, आजकल महिला भी कूदती है, वो पूरा उससे होकर बच्चों को हाथ में लेके इधर से कूदती है। तो मैंने बोला ये तो कॉमन सेंस है कि ऐसी हाइट बनाओ कि ये कोई भी प्लेयर आए तो साला कूद ना सके, ये तो करो। उल्टी सुविधा करते कि 1 फीट का छोटा सा बना दे, आओ 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 कूदो, जाओ इधर से। तो ऐसा क्यों करते हो? जो ओनरशिप है उसमें परफेक्शन चाहिए, चाहे मार्किंग हो, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे क्रैश बैरियर्स हो, चाहे अब क्रैश बैरियर, सर मेरे जैसा आदमी एक लात मार दे वो क्रैश बैरियर चुप जाता है। वे अच्छे बोलना नहीं, जो नाम नहीं लूंगा मैं तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम एक्सपोज होगा। एक हाईवे बना, सेक्रेटरी थे, मैं उद्घाटन हुआ PM साहब के हाथ से, हम निकले तो मैंने बोला एक जगह खाना खाने, तो खाना खाते समय नीचे में तो मैं उतरा नीचे से, तो मैंने उतर के मैंने बोला आओ इधर, मैंने कस के लात मारी तो क्रैश बैरियर करेक्ट हो गया। अब मैंने बोला मेरे लात से क्रैश बैरियर हो रहा है, इनको समझ में इसका गेज क्या है।
अभी जो पाइप का वेल्डिंग करके डिजाइन किया, वो पाइप का गेज क्या है तो किसी को पता ही नहीं था। मैंने बोला ये 24 गेज का पाइप लगाया है। बोले आपको मालूम? बोला मैं अलमारियां बनाता था स्टील की तो गोदरेज की अलमारी 18 गेज की बनती थी, और गांव की अलमारी जो थी वो 26 गेज में बनाकर पुट्टी चढ़ा के, और ऐसी छोटी अलमारी वो कभी भी ऐसी हिलती थी, पैरालिटिक अटैक आया वैसी अलमारी हिलती थी। तो मुझे मालूम था ये पाइप कौन सा है। तो बोला आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है कि 16 गेज का पाइप चाहिए, नहीं तो प्रीकास्ट करो। अभी प्रीकास्ट को अपने मैंडेटरी किया। क्रैश बैरियर में भी अभी एफआरपी का भी मैंने कहा कि इसको प्रायोरिटी दो। क्या बताया, मुझे भी बताने में अच्छा नहीं लगता। स्टील की रिसाइकलिंग वैल्यू है। अभी ये हाईवे बना ना अपना, ये दिल्ली का हमारा मेरठ, दिल्ली मेरठ हाईवे, तो हमारे उस समय जो अधिकारी थे मैं उनको बहुत समझा रहा था, सोलर पैनल लगाए। अभी सोलर पैनल लगाए, हाथ जाता वहां पर, पूरे हाईवे के सोलर पैनल पहले 6 महीने में चोरी गए। फिर जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो काट के ले जाते हैं, क्योंकि वो मैंने पूछा अधिकारी क्या, बोले जो दारू पीने वाले होते हैं जब उनके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो रोड पर आते हैं रात को अंधेरे में, और वो हारी घुमा के स्ट्रक्चर काट के चले जाते हैं, बेच देते हैं, तो उनका काम हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम समझते हुए आप ऐसे बनाओ कि जिसकी रिसाइकलिंग वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं टोटल रोड कंस्ट्रक्शन में A to Z हमें ओनरशिप चाहिए, सिंसियरिटी और सीरियस पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। क्वालिटी के बारे में हमने स्ट्रिक्ट धोरण नीतियां अपनानी चाहिए, और मेरा रोड अच्छा बने, रोड अच्छा बने ये आपके लिए भी हो। इसलिए अभी मैंने एक बात की कि अभी स्कैनर, एक साइन लगाकर एक रोड पर कोई भी जनता को ये मालूम हो जाए कि ये रोड मंत्री कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उसका फोन नंबर क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसका फोन नंबर, सब डिटेल दो, तो ताकि प्रेस वाले मेरा फोटो क्यों छापे, मैं क्यों गाली खाऊं। कॉन्ट्रैक्टर का भी फोटो छपे गड्ढे वाले रोड पर जाते, कंसल्टेंट का भी छपे, सेक्रेटरी का भी छपे, पूरा मेरे गले पे क्यों लटक जाता हो कि सोशल मीडिया में मैं जवाब देते क्यों घूमूं। तो अब मैंने तय किया कि ये सबको जानकारी उपलब्ध करा के दो, होगी धुलाई उनकी। जो खराब काम करेंगे वो खाएंगे, पता चलेगा लोगों को। तो कहीं ना कहीं अब ये डिटेल ओपन होने वाला, क्योंकि मीडिया भी स्ट्रांग हुई है। और इसलिए मैं पहली रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि आप क्वालिटी के बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को ध्यान में लेकर ये काम करिए। कुछ गलतियां हमारे यहाँ भी होती है। अभी बिटुमिन रोड बना रहे, इतनी बरसात हो गई, नहीं टिक पाए, तो मैंने कहा व्हाइट टॉपिंग कराए कर सकते। देखिए व्हाइट टॉपिंग में गाड़ी में इतने कंफर्ट नहीं मिलते राइडिंग में, उसमें बिटुमिन सरफेसिंग करना है तो कॉस्ट बढ़ती है। तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ने दो, कॉस्ट बढ़ेगी तो चलेगी, पर कंफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए। आप फुकट में कर रहे हो, टोल लेते हो ना। आप लोगों को जब पैसा ले रहे हो तो आपने, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, ये मैं लोगों को बताता हूं। तो फिर आप क्वालिटी में क्यों ऐसा करते हो। तो पहली बात तो हर कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी ये इस बात को कमिट करे कि हम बनाए हुए जो रोड है उसकी क्वालिटी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे। अब छोटी छोटी बात है, एक ही स्पॉट पर 100 लोग मरे हैं। अब ये बात क्या पीडीआरओ या उनके ध्यान में नहीं आती क्या। छोटी छोटी सी बातें हैं। मैं अभी एक पत्रकार को आते समय बोल रहा था कि मेरा भाषण ऐसे कैसे लिखना नहीं, मैं अच्छे भाव में बोल रहा हूं। अभी ये जो साहब ये क्रेन रखते हैं और एक एम्बुलेंस रखते हैं, एम्बुलेंस चालू ही नहीं है, एक पुराना कई खटारा खरीद के लाके सफेद पेंट लगा के लाल मार्क खड़ा करके लगा देते हैं। ऐसा रामराज्य चल रहा है। अभी एक बार मुझे भी आदत खराब, एक टोल पर उतरा तो मैं गया तो एम्बुलेंस देखी, बाहर से चकाचक पहाड़ सफेद पेंट था, अंदर में कुछ नहीं था। हमारी महिला सेक्रेटरी थी, मैंने बोला मुझे तो शर्म आती है, 1,000 किलोमीटर साफ सुथरा टॉयलेट नहीं है, तो ये रोड पे जाने वाले लोग कैसे करेंगे, महिलाएं कैसे करेंगी, मां बहनें कैसे करेगी।
आप लोगों ना पैसा लो लगे तो 2 रुपए जाने का फर्क कोई हर्ज नहीं। अभी फॉरेन यूरोपियन कंट्री में है ना, एक टॉयलेट यूज करना है तो पैसे दो, अच्छा बनाओ, लोग जा सके, ऐसा चाहिए। यानी हमारे यहाँ टॉयलेट तो छोड़ो, एक जगह रोड साइड एम्यूनिटीज बनी थी, तो मैंने उनको बुलाकर सबको कहा कि ये रोड साइड एम्यूनिटीज में ही इसका उपयोग टॉयलेट जैसा करने की मेरी इच्छा हो रही। मतलब इतनी गंदी, इतना गलत डिजाइन कि वो बाद में उखाड़ के फेंकी पूरी। ऐसे अनेक जगह बने, कहीं ना कहीं इनोवेटिव डिजाइन है, लैंडस्केपिंग है, चार्जिंग स्टेशन है, पीने के पानी की अलग व्यवस्था है, अच्छे रेस्टोरेंट्स है, वहाँ का स्थानिक कोई सब्जी होगी, अच्छा माल है, गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई वहाँ के हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट से उसका सेल करने की जगह हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच मन में ये अगर थोड़ा सा सीरियस और ओनरशिप के साथ होगा तो केवल आपका ही नहीं, अधिकारियों का, मंत्रियों का, कॉन्ट्रैक्टर का, कंसल्टेंट का, सबका, कि नहीं हम परफेक्ट बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से संभव होगा। कुछ बातों में सबसे अभी हमने 2027 का एक प्लान तैयार किया, आज ही कैबिनेट में भी इसकी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी को ही मैंने बताया कि हमने ये तय किया है कि हमारे देश में जो लीगेसी सॉलिड वेस्ट है वो करीब 50% जो है वो केवल 15 सिटी में है, और उसको कोई उठाता ही नहीं, सब गंदगी स्मेल फैल रहा है। तो इस बार अभी तक हमने 80 लाख टन ये जो लीगेसी वाली म्यूनिसिपल वेस्ट थी, सॉलिड वेस्ट, उसको सेग्रीगेट करके हमने वो रोड में डाली। डोलेरो अहमदाबाद रोड में, दिल्ली मुंबई हाईवे पे, UR2 में, ये गाजीपुर के टिकड़ी की 7 मीटर हाइट कम हुई। अगर उस समय यही बात पहले हो जाती तो दिल्ली मेरठ हाईवे में दिल्ली के चारों टेकड़ा में खाली कर देता था। वही झगड़ा हुआ कि 2 करोड़ की मशीन सेग्रीगेट करने वाली वो किसने लेना। तो मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में विदाउट इंटरेस्ट हम लगे तो इसको कुछ कंसेशन दे। वो इधर से उधर घूमता रहा कौन सा डिपार्टमेंट है करके, अभी हम निर्णय करेंगे। तो ये पूरा कचरा डालने से एग्रीगेट दूर से लाने के बजाय, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी डाल सकते हैं, तो कचरा पूरा चला जाएगा। अब हर जगह जल शुद्धिकरण के प्लांट लगे हुए हैं, वो पानी फिर नदी में छोड़ देते हैं। अब बिल्डिंग बनाने में रियल इस्टेट, रोड कंस्ट्रक्शन, गार्डन और स्पोर्ट्स के अपने ग्राउंड्स, इसके ऊपर जो पानी डालना चाहिए वो तो फिल्ट्रेट की जरूरत नहीं है। तो वो पानी अगर इसके लिए यूज करने का काम करेंगे तो इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो अभी हमने इसका भी उपयोग करने के बारे में नीति बना रहे हैं। और रोड ऐसा नहीं अच्छे बने हैं। मैंने आपको नेगेटिव बातें इसलिए रखी कि आप काम करने वाले तो आप उसके ऊपर सोचे, इसलिए बताएं अच्छे भी रोड बने हैं। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट के बारे में एक रिपोर्ट आया, एक रिपोर्ट KPMG का आया, 1-1.5 महीना पहले मैंने उनके रिपोर्ट को प्रकाशित करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो उन्होंने कहा कि 81% गुड्स ट्रैफिक ये रोड पर है, 1% रेलवे पर है और 18% बाकी इससे है। तब मुझे ध्यान में कि इतना कैसा हो गया, तो बोला रोड अच्छे बन गए, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसके बाद IIM बेंगलोर और चेन्नई IIT और कानपुर IIT ने एक रिपोर्ट दिया है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और चाइना की 8% है। यूरोपियन कंट्रीज की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 12% है, अमेरिका की 12% है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट में लिखा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 5 से 6% कम हुई है। अब 5 से 6% कम हुई यानी 16 से वो 10 पे आई, और बेसिकली रोड अच्छे बनने के कारण हुई। कुछ फ्यूल में भी बदलाव शुरू हो रहा है, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, सबके भी ट्रक आ रहे हैं। तो नेचुरली मुझे लगता है कि दिसंबर तक इसी साल हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी और एक्सपोर्ट में हम बिल्कुल इकोनॉमिकली मोर कॉम्पिटेंट बनेंगे, ताकि हमारा एक्सपोर्ट निश्चित रूप से बढ़ेगा क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। अब देखिए इसमें इनोवेशंस कैसे है। अभी एक 15-20 दिन पहले मैं सोनीपत गया था, वहाँ प्रोटॉन करके चाइनीज कंपनी है और बख्शी एंड कंपनी करके शिपिंग में बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है। तो उन्होंने एक प्लान किया कि वो रेणुका शुगर वालों ने भी
उसका फैक्ट्री डाली है ट्रक की, इलेक्ट्रिक ट्रक की, प्रोटॉन की, और उसमें बैटरी स्वैपिंग है। तो 60 टन का ट्रक है, ट्रेलर है, और वो डायरेक्ट मुद्रा अपना कांडला और JNPT के कंटेनर डायरेक्ट ट्रक में सोनीपत में लाएंगे। तो मैंने उसका इसका इकोनॉमिक्स कैसा है, तो उन्होंने कहा कि जहां 110 रुपये लीटर का डीजल हम ट्रक में डालते हैं, वही बैटरी स्वैपिंग के कारण इलेक्ट्रिक पे हमारा खर्चा 10 रुपये आएगा। अब मुझे बताइए कि 110 रुपये का और 10 रुपये का, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी कम होंगी, प्रदूषण नहीं होगा। तो आने वाले समय में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी काफी बदलाव हो रहा है। हाइड्रोजन भी आया, अभी हमने टाटा, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, रिलायंस, ONGC, नहीं अपनी IOCL, SPCL, NTPC, इनके साथ एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 10 रोड पर हाइड्रोजन ट्रक, हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन, हाइड्रोजन बसेस। अब उसमें आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक फ्यूल तो हाइड्रोजन ही है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से अब ये हाइड्रोजन से कॉस्ट हमारी कम होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाटा की 3 ट्रक कुछ 4-6 महीने पहले मैंने ताज पैलेस होटल में लॉन्च की थी, उसमें 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे थी और एक IC इंजन जो है उसमें हाइड्रोजन डाल के चल सकती थी। जो बात रिक्वेस्ट मैं आपको करने वाला हूं कि मैंने बीच में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी, ट्रक मैन्युफैक्चरर्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ट्रैक्टर, इन सब की मीटिंग बुलाई, और इसमें हमारे इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है फॉसिल फ्यूल का, और हमारे कंस्ट्रक्शन में जनरेटर अभी किर्लोस्कर ने मेरे ही हाथ से पूना में ये जो इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर सेट लॉन्च किया, और अभी आइसोब्यूटेनॉल पर भी किया। इथेनॉल से जो आइसोब्यूटेनॉल बनता है, जिसके लिए भी हमने ARI को हमारे डिपार्टमेंट से पैसे दिए, तो लगभग प्रूव हुआ है कि हम लोग 15% डीजल में डाल सकते हैं। तो आगे मैंने उनको कहा कि आइसोब्यूटेनॉल पर ही आप क्यों नहीं मशीनरी को, ट्रैक्टर को डेवलप करते। तो अभी ट्रैक्टर कंपनी वालों ने मुझे कहा है कि जॉन डियर ने, मैं जब ब्राजील गया था तो फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर उन्होंने मेरे सामने ही मुझे दिखाया, जो CNG और इथेनॉल पे चलता है। 1 लाख रुपए कम से कम हमारा किसान की बचत है। तो मुझे उन्होंने कहा कि हम लोग, मैंने कहा यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स जो है यूरो 6 आपके ऊपर लागू करने की फाइल मेरे टेबल पे मैंने रखी है। तुम अल्टरनेटिव फ्यूल या बायो फ्यूल के ट्रैक्टर लाओ, नहीं तो मैं साइन कर दूंगा। भाई 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कीमत बढ़ेगी, तुम देखते रहो, तुम ये बदलो। तो अभी उन्होंने मुझे कहा है कि हम लोग ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के ट्रैक्टर लाएंगे। मेरे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है और सोलर है खेत में, ऊपर में घर पर, तो मेरा खर्चा जीरो है डीजल का, और वो ट्रैक्टर में 1.5 घंटा केवल चलता है। तो मैं सुबह 4 बजे चलाता हूँ, फिर चार्जिंग करता हूँ, फिर 4 घंटे के बाद चलाता हूँ, तो कॉस्ट जीरो है। ड्रोन भी इलेक्ट्रिक पर है, वो भी चार्ज हो सकता है। तो नेचुरली अब ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, और विशेष रूप से हमारी ट्रक्स है, इसमें बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है। यानी मैं जो बोल रहा हूँ इसमें काम हुआ नहीं, ऐसा नहीं, बहुत हुआ है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे देश के इकोनॉमी, ये JCB वालों ने मेरे कहने पर एक JCB बनाया था डीजल CNG हाइब्रिड, उनको 1000 JCB का ऑर्डर रशिया में मिला। तो आने वाले समय में फ्यूल में अगर 1,500 करोड़ का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, और आपने अगर अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल यूज की डीजल के अलावा, तो एक कॉन्ट्रैक्टर के कम से कम 100 करोड़ रुपए कम होंगे, 100-125 करोड़ कम होंगे। क्योंकि डीजल की कॉस्ट, ऊपर से पोल्यूशन, फिर इंपोर्ट, इसके बजाय यहाँ का अगर आइसोब्यूटेनॉल हमने यूज किया, अभी इलेक्ट्रिक पर मशीनरी आई, हाइड्रोजन पे आ रही है, तो आने वाले समय में अगर ये बदलाव हुआ तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज होगा। कॉस्ट कम होगी, पोल्यूशन नहीं होगा, इंपोर्ट बचेगा, एम्प्लॉयमेंट नया निर्माण होगा, और देश के प्रगति और विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि विशेष रूप से ये जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में जो प्रायोरिटी हम सब की है, इसके लिए जरूर आप लोग इसमें
आप भी रुचि ले। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शायद हमें फाइनेंस का अप्रूवल लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पर अगर इक्विपमेंट खरीदता है तो उसको हम इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। 5 साल के लिए 7 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। वैसे हम मशीनरी एडवांस देते, मोबिलाइजेशन एडवांस देते, वो मशीनरी को एडवांस भी देंगे और उस पर इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, ताकि बड़े प्रमाण पर इसका उपयोग हो। तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाले समय में काम बहुत है, कामों की कोई कमी नहीं है। अभी जितना कुछ आपने देखा वो तो छोटा है, आइसबर्ग का ऊपर का दिखा इतना, अभी इससे ज्यादा काम है और काम अच्छे करने वालों की कमी है। अगर आप काम अच्छा, भी हमने टेक्निकल क्वालिफिकेशन डायलूट किए थे, वो भी अभी फिर से थोड़े स्ट्रिक्ट बनाए, ताकि कॉन्ट्रैक्टर अच्छे कॉन्ट्रैक्टर आए और क्वालिटी के साथ काम करें। तो मुझे लगता है कि हमारी टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक वायबिलिटी है। हमारे लिए मार्केट में पैसा खड़ा करना कोई कठिन नहीं है। दूसरी बात, भारतीयों को ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि पॉपुलेशन कैसी बढ़ाना और ऑटोमोबाइल की संख्या कैसी बढ़ाना, इसका वरदान तो हमको जन्मतः मिला है भगवान का। घर में 5 आदमी और 10 गाड़ियां है, तो ये बढ़ने वाला ही है। तो आने वाले समय में टोल की कोई कमी नहीं है। अभी हम लोग 55,000 करोड़ साल का इनकम है। मैं अभी अगले 2 साल में हमारा इनकम 1,40,000 करोड़ होगा, और उसको मोनेटाइज करेंगे तो धीरे धीरे 2 लेन टू 4 लेन, हम 25,000 किलोमीटर लेंथ को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है। हम लोग धीरे धीरे जो 3 P का मैंने उल्लेख किया कि लोगों के लिए, विकास के लिए और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों बातों को जोड़कर हम करें। और इसमें प्रयोग करने में मैं विशेष रूप से और एक बात बनर्जी साहब आपको कहूंगा, ये प्रीकास्ट को हमने मैंडेटरी किया है। ये रियल इस्टेट में और रोड कंस्ट्रक्शन में अगर प्रीकास्ट अगर आ जाएगा तो पोल्यूशन भी कम होगा, क्वालिटी भी सुधरेगी और कॉस्ट भी कम होगी। अभी हमने इसको मैंडेटरी किया है और मेरा अनुरोध है कि कॉन्ट्रैक्टर आगे आए और प्रीकास्ट की फैक्ट्री डाले, एवरीथिंग वो वही बनाए। तो इसके कारण मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं कि रोड भी फैक्ट्री में बने, सीमेंट की स्लैब बनकर हम लाए और क्रेन से जुड़ाते जाए। तो कोशिश करें कि कोई टेक्नोलॉजी, काफी लोगों से बातचीत हो रही, चर्चा हो रही है, तो इससे आने कारण ये क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स भी हम निश्चित रूप से मेंटेन कर पाएंगे। एक पोर्ट कनेक्टिविटी में तो हम सब पोर्ट को जोड़ रहे हैं, करीब 2 लाख करोड़ का हमारा प्रोग्राम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टूरिज्म। अभी ये योगी जी मुझे जब मिले, कुंभ हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुंभ की दिक्कतें सब आपके कारण हुई। तो मेरे कारण क्या हुई? बोले आपने ऐसे अच्छे रोड बनाए हैं कि चेन्नई से लेकर, बेंगलोर से लेकर, हैदराबाद से लेकर अपनी गाड़ी लेकर लोग तुरंत से प्रयागराज निकले, करोड़ों लोग, करोड़ों गाड़ियां। और इसका कारण इतनी लोगों की संख्या बढ़ी कि 3 लाख करोड़ जीडीपी यूपी का बढ़ा, ऐसा कहा वो कह रहे हैं। तो आने वाले समय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री अभी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, अभी परमिट शुरू हो गया। और अभी हर जगह पर रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, अभी कश्मीर में भी बीच की घटना हुई, फिर भी इतने बड़े प्रमाण पर लोग जा रहे हैं। और अभी जो हमने रोड बनाया, लद्दाख लेह से लेकर श्रीनगर तक, जोजिला टनल, ये सोनबर्ग टनल, इतना सुंदर एरिया है। तो मुझे लगता है कि रोड का पोटेंशियल्स भी है और इकोनॉमिक वायबिलिटी भी है, और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का क्वालिटी मेंटेन करना ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमारी भी है और आपकी भी है। इसमें ओनरशिप भी चाहिए और क्वालिटी के लिए कटिबद्धता भी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि मैं अच्छा काम करूंगा, ये काम चलाओ काम नहीं करूंगा। और अभी हमने भी ये दृष्टिकोण अपनाया कि जो काम ठीक नहीं करेगा उसको ठोकेंगे, फिर कोई मैं छोड़ूंगा नहीं, ना अधिकारियों को छोड़ेंगे ना कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ेंगे। और कुछ तो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कहा दिया कि तुमको जेल में डालूंगा करके, जो बदमाशी करेगा उसको बता के रखा है कि मुझे जो ध्यान में आए मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि दीज आर द एसेट ऑफ हमारे भारत की जनता की ये संपत्ति है और ये आप सबकी है। और इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ
हमने बाम्बू के क्रैश बैरियर बनाए, स्टील स्लैग का उपयोग किया, कचरे का उपयोग किया। और मुझे लगता आने वाले समय में, अभी बात हुई है मेरी कि सीमेंट वालों से भी रेट कॉन्ट्रैक्ट करें, कि मैं उनको आपको एश्योर करता हूं कि इतना सीमेंट हम लेंगे, आप रेट हमको सस्ता दो, हमारे कॉन्ट्रैक्टर आपसे लेंगे, आप रेट दो, हम मैक्सिमम कंक्रीट रोड बनाएंगे। तो उनके साथ भी मीटिंग होने वाली है, ताकि हम सस्ते बनाए रोड, अच्छे क्वालिटी के बनाए, और पब्लिक कंफर्ट्स, उसको पोल्यूशन से भी मुक्ति चाहिए, उसको रोड पे चलते समय आनंद भी मिलना चाहिए, इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्शन, उसका भी हमको करना है, एक्सीडेंट भी नहीं होने चाहिए, ब्लैक स्पॉट को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और रोड कंस्ट्रक्शन में हमें सब बातों की चिंता करनी होगी कि हमारा रोड वर्ल्ड स्टैंडर्ड का कैसा है। तो मुझे लगता है ये हम सब लोग मिलकर, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब मिलकर हमारे बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन अगर हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो ये केवल मैं अकेला नहीं कर सकता, आपके सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता। हम सब लोग मिलकर एक लाइन पर, एक कमिटमेंट के साथ अगर ये सोचेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये असंभव है। और इसलिए आने वाले समय में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का, क्वालिटी से बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड, उसके साथ हमारी क्वालिटी मिलनी चाहिए। ऐसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ, सस्टेनेबल और निश्चित रूप से जो जनता है, जो लोग हैं, जो पीपल है, जो इससे जा रहे हैं, उनकी कंफर्ट लेवल अच्छी रहे, इस प्रकार के बनाने का आप सबके सहयोग से हम प्रयास करेंगे। सुरक्षित, टिकाऊ और मजबूत, ये तीनों बातें हम सबके सहयोग से हो सकती है, और निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे। आप चिंता मत करिए, प्रोजेक्ट भी बहुत है, पैसे भी कोई कमी नहीं है, आप अच्छा काम करिए, जो अच्छा काम करेगा उसको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।